नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स उसका असल नाम है, ठीक है, जिसको हमने शायद कल एक सिचुएशन ड्रॉ की थी, उस सिचुएशन में उसका नाम क्या रख दिया, उस सिचुएशन में उसका नाम रिएक्शन फोर्स रख दिया था। बहरहाल इससे पहले कि मैंने आगे जाना है, मैं आपके पुराने वाले नोट्स देखना चाहता हूं, फिर नए वाले नोट्स देखना चाहता हूं। ये जो पुराने वाले जो प्रिंट करके दिए हुए, ये तो नए वाले नहीं मिले। अच्छा है नहीं मिले। वो कहता जी उसको तो पुराने वाले नोट्स ही नहीं मिले, लेकिन पुराने वाले को दिखाएं जनाब साहब। असल में ना पुराने वालों के जो पहले 3-4 पेजेस थे, कौन से वाले बच्चों, बातें नहीं करें प्लीज, बातें नहीं करें यार, बातें नहीं करें। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप पुराने वाले नोट्स देखेंगे, शुरू से ऑलमोस्ट यही पैटर्न चल रहा है, वही फोर्स का मीनिंग है, वही फोर्स के इफेक्ट्स समझा रहा हूं, वही न्यूटन के लॉ समझा रहा हूं। लेकिन पुराने वाले नोट्स में जब वो न्यूटन का पहला लॉ समझाया जा रहा था ना, वो थोड़ा सा उसका, मुझे लगता है, मैं वैसे उनके वर्डिंग से ज्यादा कन्विंस्ड नहीं हूं, कुछ वर्ड्स वहां पे मिसिंग थे, कुछ गलतियां थी वहां पे, तो मैंने जब बाद में उसको देखा तो उसको करेक्ट करके आपको दोबारा एक नया प्रिंट दे दिया है। नए प्रिंट में प्रॉपर्ली वर्जन ए है, फिर वर्जन बी है, फिर वर्जन सी है, फिर वर्जन डी है, और फिर इसी तरह सेकेंड लॉ के साथ भी वर्जन ए है, उसका फिर एक वर्जन बी है और एक इवन वर्जन सी भी है, और फिर वहां पे थर्ड लॉ। तो यूं समझिए कि जो नए नोट्स आपको दिए गए हैं वो न्यूटन के लॉस के लिए दिए गए हैं। पहला लॉ वहां पे एक्सप्लेन किया गया है, फिर पूरा दूसरा वाला लॉ जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है, फिर जो है वो तीसरा वाला जो लॉ है वो एक्सप्लेन किया गया है। बहरहाल ये जो आपको नए नोट्स दिए हैं, इसके आखिरी पेज पर आए, इसके आखिरी पेज पर आपको जो न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा गया है, उसके अंदर ना 3 ड्राइंग्स बनी हुई हैं, नजर आ रही हैं आपको। उन 3 ड्राइंग्स में पहली ड्राइंग क्या है, जब 2 ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे तो जितना धक्का ए ने बी को देना है उतना ही धक्का, मतलब जितना नुकसान ए का होगा उतना ही नुकसान बी का भी होगा। अगर ये 2 गाड़ियां हैं तो कोलिजन के दौरान एक गाड़ी का सिर्फ नुकसान नहीं होगा, दूसरी दोनों का नुकसान होगा, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते। फिर वो जो मैंने जो दूसरी ड्राइंग है, ये दूसरी ड्राइंग भी समझाई दी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है किसी टेबल पर तो नीचे की तरफ क्या है, वेट है, ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ उसका रिएक्शन है। ये हमारी कल की एग्जांपल थी वैसे। अच्छा, एक थर्ड ड्राइंग भी है। थर्ड ड्राइंग में कोई स्फेरिकल सा ऑब्जेक्ट है जो एक्शन करता है पीछे की तरफ, रिएक्शन मिलता है उसको आगे की तरफ। ये मैंने समझाना है वैसे आपको। ये जो आपको आखिरी पेज पर थर्ड ड्राइंग बनी हुई है, मैं इस थर्ड ड्राइंग को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं इस थर्ड ड्राइंग को एक्सप्लेन करूं, यहां से वैसे मेरा टॉपिक निकलेगा फ्रिक्शन वाला। कौन सा वाला? फ्रिक्शन वाला टॉपिक मैं यहां से डेवलप करूंगा। तो यूं करिए कि जो आपके, आई होप अब आपका नोट्स का स्ट्रक्चर ठीक हो गया होगा कि पहले सारे का सारा यहां से लेकर एंड तक चल रहा है, यहां तक। इसके आगे क्या चल रहा है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या चल रहा है? इसके आगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस चल रहा है कि वेट क्या है, नॉर्मल कांटेक्ट क्या है, अभी मैं समझाऊंगा फ्रिक्शन क्या है और क्या नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है सीक्वेंस नोट्स का। पहले दीज 2 पेजेस जिसमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब हो रहे हैं, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये लीजिए जनाब साहब, और मैं भी थोड़ा टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात मुकम्मल कर लूं, फिर जो आपको वर्कशीट दी है उसकी प्रॉब्लम्स की तरफ हम फिर उसके बाद जाएंगे। लो जनाब साहब, पहला टाइप ऑफ फोर्स है वेट। उसके बारे में सारी बातें मुकम्मल हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं। एनीवन, वेट के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नथिंग। फॉर्मूला क्या है वैसे उसका? W क्या? M इंटू जी। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इस बात से? ओके। M है, G क्या है वैसे? वो जो G है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे उसका एक और नाम भी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो असल में वो G बेसिकली A ही है। क्या है? तो M को अगर A से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? तो ये फॉर्मूला वैसे ही। खैर, इसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहता। जो दूसरी फोर्स है वो कौन सी वाली है? वो है ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वाली। इसके अंदर मैंने इसको क्या बोला था? मैंने इसके लिए बहुत सारी मिसालें आपको दी थी कि टेबल के ऊपर कोई बुक पड़ी है, बुक का नीचे की तरफ वेट है, ऊपर की तरफ उसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, जिसको आप वेट का क्या समझेंगे? वेट का रिएक्शन समझेंगे। मैंने कहा था मैं खड़ा हूं तो मेरा नीचे की तरफ क्या है? वेट है, और जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं उस प्लेटफॉर्म ने मुझे ऊपर क्या किया हुआ है? कोई नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड की हुई है, जिसको मैं वेट का क्या समझता हूं? रिएक्शन समझता हूं, और मैं उस हिसाब से क्या हूं? या मैं बैलेंस्ड हूं। फिर मैंने आपको कहा था कि अगर मैं हवा में खड़ा होने की कोशिश करूंगा तो मैं नहीं कर सकूंगा। क्यों? हवा मुझे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं प्रोवाइड करेगी,
हवा मुझे वापस वेट के को रिएक्शन नहीं देगी। अगर मैं पानी पे खड़ा हो जाऊं तो मैं वहां भी नहीं खड़ा हो सकता। क्यों? उधर भी जो मेरा नीचे की तरफ वेट होगा वो तो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मुझे वहां पर नहीं मिलेगा। किसी बच्चे ने कोई टर्म इस्तेमाल की थी बायोंट फोर्स या बायोंसी वगैरह, वो क्या होता है क्या नहीं होता? वो गाड़ी कह रहा हूं, किसी शिप को तो मिल सकती है, मुझे नहीं मिल सकती। अब शिप को बायोंट फोर्स मिलती है, शिप वहां पे तैर रही है, मैं तैरने की कोशिश करता हूं तो मुझे प्रॉपर स्विमिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज मैं नॉर्मली खड़ा हो जाऊं तो पानी में डूब जाऊंगा। अब ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। ये मेरा नहीं ख्याल कि मैं ओ लेवल में आपको समझा पाऊंगा कि मुझे तैरते हुए कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ना तैरूं तो कैसे डूबूंगा, तो शिप के साथ क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके लिए मुझे शायद एएस लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। खैर मैं तो सिर्फ एक बात समझना चाहता हूं, मैं सॉलिड सरफेस के ऊपर वो क्या करता है, वो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स प्रोवाइड करता है। मैं सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं पानी के अंदर जाकर पानी में क्या फोर्सेस का सीन है कि वहां कौन डूबेगा कौन नहीं डूबेगा, कौन फ्लोट करेगा कौन सिंक करेगा, किसको बायोंट फोर्स मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, यकीन जानिए मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इसमें नहीं ख्वारूंगा बिल्कुल भी। इसको बिल्कुल क्या करिए, भूल जाइए भाई, इसको बिल्कुल भूल जाए। हाँ याद रखना है तो क्या याद रखें, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल का वर्ड का मीनिंग क्या था? प्लीज टेल मी व्हाट वाज मेंट बाय दिस वर्ड नॉर्मल। हाँ, ये नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू क्या? टू द सरफेस। सरफेस ऑफ क्या सरफेस ऑफ लिक्विड बोला है? नहीं, किसी हार्ड सरफेस की बात की है, किसी सॉलिड सरफेस की बात की है, किसी टेबल टाइप सरफेस की बात की है कि वो सरफेस क्या करेगा, जो हार्ड सरफेस है, जो सॉलिड सरफेस है, वो क्या करेगा, वो उसका सरफेस के साथ अगर किसी का कांटेक्ट आएगा तो वो क्या होगा, उसको एक कांटेक्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो कि कैसी होगी, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी भाई? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। खैर इस बात में किसी को परेशानी है? अब ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इसके लिए एक और एग्जांपल भी देता हूं आपको। जो मैंने नोट्स की शीट दी हुई है उसमें एक और एग्जांपल भी है। पहली एग्जांपल में तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस था, दूसरी एग्जांपल में क्या है, वहां थोड़ा इंक्लाइंड सरफेस है। कल के क्या कहते हैं लेक्चर में आपको इस चीज के लिए क्या समझाया गया था? हॉरिजॉन्टल सरफेस वाली एग्जांपल दी गई थी। आज के लेक्चर में थोड़ी सी एग्जांपल मैं क्या दूंगा, इंक्लाइंड सरफेस की देने की कोशिश करूंगा। सुने जनाब साहब, हॉरिजॉन्टल सरफेस की क्या एग्जांपल थी? ये क्या है, कोई भी सरफेस है, लाइक जमीन है कि टेबल है कि जो भी है, इसके ऊपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका नीचे की तरफ क्या है, एक वेट है जो कि कहां से ड्रॉ होगा, यहां से ड्रॉ होगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि वेट कहां से ड्रॉ करते हैं, इसकी साइंस मैंने समझाई हुई है। ये कौन है जी? दिस इज दैट वेट। अब ये जो सरफेस है किधर है कांटेक्ट, एक्चुअली कांटेक्ट है इधर, इस ऑब्जेक्ट का और इस सरफेस का, इस जगह से लेकर इस जगह तक एक कांटेक्ट डेवलप हुआ है। तो इस कांटेक्ट वाली जगह पर क्या होगा, कांटेक्ट वाली जगह पर एक नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। परपेंडिकुलर टू व्हाट? टू द सरफेस। जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वो बिल्कुल ऐसी फोर्स लगेगी, एंड उस फोर्स को आप नाम क्या देंगे जी? या तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, वैसे तो उसको नॉर्मल कांटेक्ट कहना चाहिए, एन कहना चाहिए, या बहुत हो तो सी कह देना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम करते क्या है, हम उसको आर कहते हैं। किस खुशी में आर कहते हैं? हम कहते हैं सर जी हमारे ओ लेवल में सिर्फ क्या सिलेबस है, ऐसे नीचे वेट है, ये वेट का ही रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? हालांकि जरूरी तो नहीं कि वेट का रिएक्शन हो। मैं उसके लिए जब एक और सिचुएशन बनाऊंगा तो आप देख लेंगे कि कुछ और भी बात हो सकती है। बहरहाल जो भी है, मैं इस वक्त इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी कह सकता हूं और मैं इसको वेट का रिएक्शन भी कह सकता हूं। क्या इसमें किसी को परेशानी है? एनीवन? ओके। लेकिन अगर आप इंक्लाइंड सरफेस की तरफ आए, आ जाइए, ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर मैं इंक्लाइंड सरफेस की बात करूं, मतलब सरफेस अगर ऐसा है तो एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा। क्या? और इस इंक्लाइंड सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये लो जी,
मतलब कोई स्लाइड है और स्लाइड पर एक बच्चा बैठ गया है, क्या हो गया? स्लाइड पर एक बच्चा बैठा हुआ है। अब देख, कुर्सी पे बच्चा बैठा हुआ है, वो तो बैठा ही हुआ है, वो नीचे वेट है, ऊपर बैलेंस है ना, सिस्टम क्या है। लेकिन अगर वो बच्चा स्लाइड पे जाके बैठ जाता है तो वहां देखते हैं कि वो बैलेंस होता है कि नहीं होता है, या रुड़ कर नीचे आ जाएगा। आपको पता तो है कि रुड़ कर, ये वो रुड़ता क्यों है, नीचे की तरफ स्लाइड क्यों करता है, उसको देखते हैं जरा आप। पहले तो मुझे बताएं, इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस लगेंगी? इसके सेंटर से एक फोर्स लगाऊंगा, किधर? बिल्कुल नीचे। इसका सेंटर किधर है? आई थिंक कहीं इधर। और सेंटर से बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या होता है? ये ड्रॉ करेंगे क्या जनाब साहब? वेट। अच्छा, और इसका जो दो सरफेसेस हैं उनका कांटेक्ट किधर हो रहा है? यह है वो जगह जहां पर ब्लॉक का सरफेस और जो इंक्लाइंड सरफेस का सरफेस है, दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, जब वो दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं तो यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स पैदा होगी। क्या पैदा होगा? लेकिन कांटेक्ट फोर्स होगी कैसी? नॉर्मल होगी। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो सरफेस किधर है? ये सरफेस। इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे लाइन लगाऊं? आई थिंक ऐसे। हेलो जी, मैंने क्या किया, मैंने ये जो सरफेस था, इंक्लाइंड सरफेस जो था, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन लगा दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री पर एक लाइन लगा दी। अब मुझे एक बात बताएं, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किधर चली गई है? उधर। नाम अभी भी क्या है इसका? अब जब रख दिया नाम आर, तो अभी भी क्या रखें? अभी भी इसका नाम आर ही रखें, लेकिन असल नाम भी याद रखें। असल नाम क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स असल नाम है। अब यहां क्या हुआ था? यहां हुआ था ये कि सर जी जो वेट था और रिएक्शन था वो क्या थे? रिएक्शन और वेट जो थे वो आपस में बराबर थे। आर जो था वो डब्ल्यू के बराबर था, डब्ल्यू जो था वो, तो इसका मतलब आर की वैल्यू भी आ जाएगी। इस वाले सिचुएशन में आर की वैल्यू भी निकल आती। लेकिन उस सिचुएशन में क्या मुसीबत? वहां बेटा जी एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि डब्ल्यू कहीं और है, आर कहीं और है। तो क्या आर डब्ल्यू का एग्जैक्ट रिएक्शन है? क्या आर डब्ल्यू का एग्जैक्ट रिएक्शन है? नहीं। ठीक है, क्या आर का नाम रिएक्शन होना चाहिए? इसका नाम तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ही ठीक है। लेकिन चूंकि अभी यहां तो बिल्कुल वेट का ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, तो वो जो क्या कहते हैं, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। ये तो न्यूटन का बिल्कुल तीसरा लॉ अप्लाई हो रहा था यहाँ पे 100%। तो मैंने उसको एक्शन बोल दिया उसको। यहां मैं थोड़ा सा परेशान हूं। क्या परेशानी है कि यार इसका क्या करें? अभी इसका नाम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, वो तो बिल्कुल ठीक है। इसका नाम क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ये नाम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या इसको मैं अभी रिएक्शन कह सकता हूं कि नहीं? चले कहते रिएक्शन कहो ना कहो, आर तो कह दो ना, सिंबल है। सिंबल क्या देना है? अब सिंबल दो ऑप्शन है, या सिंबल दे दूं एन, या सिंबल दे दूं सी, या सिंबल दे दूं क्या? आर। कहता भाई जो पहले से सिंबल दिया हुआ है ना आर, बस इसका अब के बाद क्या करूं? सिंबल आर लेना स्टार्ट कर दूं। बोलो बेशक उसको आर बोलो, नॉर्मल कांटेक्ट बोलो, रिएक्शन बोलो। बल्कि कोई काम कहता है, कहता है यार ओ लेवल में मैं तुम्हें यहां फंसाऊंगा ही नहीं, जाओ क्या याद करोगे। इधर वो फंसाएगा, मैं किधर? ए लेवल में आज का मेरा लेक्चर है इसी ड्राइंग पर है, एग्जैक्ट इसी ड्राइंग पर आज का मेरा एएस लेवल का लेक्चर है। कि उनको मैंने इसी में जाके फंसाना है कि यार ये क्या सीन हुआ है और क्या नहीं हुआ, कौन किसका रिएक्शन था, कौन किसका नहीं था, क्या यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स है, उधर यहां एक और फोर्स भी है। ये ना नीचे रुड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? अब नीचे रुड़ेगा कौन? वो कहते हैं सर कोई ड्राइविंग फोर्स होगी। यहां कौन ड्राइविंग फोर्स होगा? इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा हमारा एक आज का क्या बोलते हैं एएस की क्लास में एक फिजिक्स का लेक्चर है, उसमें मैंने उनको समझाना है कि यहां इसको नीचे जाने के लिए कौन फोर्स करेगा और नीचे जाने से रोकने के लिए इसको कौन रेजिस्ट करेगा। ठीक है, वो मैं आई डोंट थिंक मैं ओ लेवल की क्लास में समझाऊंगा। ठीक है जी। हाँ, मैं एक जुमला बोल देता हूं, मैं ना वहां वेट का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है जो उसको नीचे धक्का देने की कोशिश करेगा, और कोई फ्रिक्शन होगी जो उसको, अच्छा एक बात है, वैसे वेट का कंपोनेंट होगा, ये तो मैं नहीं समझाऊंगा अभी,
लेकिन आप फ्रिक्शन मेरा टॉपिक है, मैं फ्रिक्शन जरूर समझाऊंगा। यहां से आप सिर्फ कितनी बात निकाल लीजिए, यहां से आप सिर्फ इतनी बात निकालिए कि सर जी ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आर है और जो डब्ल्यू है वो आपस में बराबर, यहां तो बराबर थे, वहां बराबर नहीं है। वहां पे ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है बस इतना मतलब काफी है कि वो वेट के बराबर वहां तो था, यहां बराबर नहीं है, तो आर जो है वो डब्ल्यू के बराबर नहीं है। अगर वो बराबर नहीं है तो मैंने नोट्स क्या लिख के बात खत्म कर दी, मैंने ये उधर लिख दिया जी वहां फोर्सेस बैलेंस्ड है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहां क्या कह दिया फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो क्या करेगा सिस्टम, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है उस पर कोई ना कोई फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट करेगा क्या, एक्सेलरेट करेगा। और आपको मालूम है, एक्चुअल में तो मालूम है ना, स्लाइड पे बच्चा बैठा हो तो नीचे की तरफ क्या कर जाता है, एक्सेलरेट कर जाता है, उसी के तो मजे आते हैं उसे, है जी। और मजे किस चीज के आ रहे हैं स्लाइड पे, स्लाइड पे नीचे की तरफ रुड़ने के हैं, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने की तो मजे आते हैं कि बंदा वो झूला सा एक फील करता है कि एकदम से स्पीड वो शू होने लगती है तो आगे झूला खत्म हो जाता है, कि बंदा कहता है भाई इतने ही मजे लेने, ज्यादा नहीं लेने, ठीक है। खैर बहरहाल क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, मैं यहां से आगे अब मजीद अगर जाऊंगा तो मेरा टॉपिक एएस की तरफ हो जाएगा। ओ लेवल की बात मैंने खत्म करनी है। ओ लेवल में सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, कहते हैं यार बस 2-3 नाम समझ लो, फोर्सों के नाम समझ लो, और जो सवाल है ना वो मैंने आपको वर्कशीट दे दी है, वो वाली वर्कशीट सॉल्व करनी है। ये वाला सवाल मेरा निकाल के इस तरह का टेढ़ा मेरा सवाल आपके पेपर में कहीं आएगा, आप वर्कशीट में देख लीजिएगा, अगर आया तो हम देख लेंगे, हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये टॉपिक इसकी फर्दर डिटेल जो है वो ओ लेवल में नहीं है बल्कि एएस लेवल में है। खैर अब एक लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुआ था, मतलब इसको समझाते समझाते 2 लफ्ज इस्तेमाल हो गए, कौन से, कि कोई तो है जो इसको नीचे की तरफ ड्राइव करेगा, क्या करेगा, कोई एक लफ्ज आ गया था ड्राइविंग फोर्स, क्या, फिर एक लफ्ज आ गया सर जी वो जो सरफेस है ना, क्या सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर ही कोई फोर्स होती है, क्या सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं होती, वो भी होती है। तो इससे पहले कि इसको क्या होगा क्या नहीं होगा तो बाद में सीखेंगे, हमें 2 और फोर्सेस सीखनी है। कौन सी वाली, एक लफ्ज मेरे पास नया क्या लिखा हुआ है, ड्राइविंग फोर्स, लो जी, ड्राइविंग फोर्स, और एक लफ्ज मैंने और क्या सिखाना आपको, फ्रिक्शनल फोर्स। लो जी, तो आज के लेक्चर में 2 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक है ड्राइविंग फोर्स और दूसरा टॉपिक है फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, व्हाट डू यू थिंक बाय, मतलब क्या मीनिंग क्या है ड्राइविंग फोर्स का, क्या लफ्ज है यार, ड्राइव करना, ड्राइव करना, ड्राइव करना, गाड़ी ड्राइव करना, गाड़ी को चलाना। अगर मैं गाड़ी के केस में कहता हूं जी ड्राइविंग फोर्स, तो कौन प्रोड्यूस करता है वो ड्राइविंग फोर्स, गाड़ी का कौन, गाड़ी का इंजन। ओके, ठीक हो गया। तो एक मेरे पास नोट लिखा हुआ है, इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट, बाय द इंजन ऑफ द व्हीकल टू व्हाट, टू ड्राइव द व्हीकल। ठीक हो गया जनाब साहब। लेकिन आप जरा थोड़ा सा सोचेंगे इसको, गाड़ी के बारे में सोचें, गाड़ी का इंजन में क्या कहानी है, क्या कहानी है उसके अंदर, सर जी उसके अंदर तो पेट्रोल है। अच्छा, पेट्रोल के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। आप उसको आग लगाते हैं, आग लगाकर क्या पैदा करते हैं, कोई हीट एनर्जी पैदा करते हैं। उस हीट एनर्जी के चक्कर में कोई गैसेस होती होगी, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होती होगी, उसकी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के चक्कर में कोई पिस्टन होती होगी, पिस्टन्स मूव करती होंगी, ऊपर नीचे होती होंगी, उनके ऊपर नीचे होने के चक्कर में उनके साथ कोई शाफ्ट वाफ्ट लगी होगी, वो शाफ्ट के साथ आगे कोई एक्सल लगे होंगे, एक्सलों के साथ आगे टायर लगे होंगे, वो क्या करते होंगे, एक काम करते हैं, इंजन से सीधा सीधा टायर पे जाते हैं। इंजन का दरमियान में क्या है, पेट्रोल को कैसे आग लगती है, तो गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, तो पिस्टन्स कैसे वाइब्रेट होती हैं, तो उसके बाद शाफ्ट को कैसे रोटेशन मिलती है, तो एक्सल को क्या होता है, तो जो भी है आपको पता है, बटन दबाएं, एक्सीलेटर दबाएं तो गाड़ी का असल में टायर घूमता है, क्या घूमता है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो मैं सीधे सीधे टायर पे चला जाता हूं, और टायर पर आपके आजकल जो मैंने आपको नोट्स दिए उसका आखिरी पेज टायर पर ही है। तो मैंने आपको कल आपको नोट्स दिए हैं, उसके आखिरी ड्राइंग पे जाएं तो पहली ड्राइंग थी कोलिजन वाली, दूसरी ड्राइंग है ये ऊपर नीचे वेट रिएक्शन वाली, तीसरी ड्राइंग क्या है, टायर वाली। तो टायर क्या कर रहा है, टायर घूमता है। अब जब टायर घूमता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, टायर के घूमने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है कि टायर के घूमने का कॉन्सेप्ट क्या है। सुनिए जरा गौर से जनाब साहब, देयर इज व्हाट,
देयर इज अ रोड, रोड का सरफेस है. व्हाट इज दिस? दिस इज द टायर. अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टायर का कौन है? सेंटर. बिल्कुल नीचे क्या होगा? वेट. बिल्कुल ऊपर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन. वो मैं पढ़ा चुका हूं, मैं भी उनकी बात नहीं कर रहा. इंजन ने इसको क्या कराने की कोशिश की है? इंजन ने इसको यूं करके घुमाने की कोशिश की है. इंजन इसको यूं घुमाना चाहता है, ठीक है. जब इंजन ने इसको यूं किसी तरह का कोई टॉर्क प्रोवाइड किया होता है, क्या होता है? टॉर्क प्रोवाइड किया है, कुछ होता है, मैं अभी टॉर्क नहीं समझाना चाहता. उसने जब इसको घुमाने की कोशिश की तो बेसिकली टायर ने इस जमीन को यूं करके प्रेस किया है. टायर ने क्या किया? टायर ने रोड को किस तरफ को प्रेस किया है? यह इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. इसने यहां से रोड को किधर धक्का देने की कोशिश की है? पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश की है. तो आप जरा देखेंगे मेरे न्यू नोट्स जो आपको दिए उसमें इस लाइन के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? इज द फोर्स exerted by the tire on the road. Okay जी. Is the force exerted by the tire on the road. किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? तो अगर टायर ने रोड को पीछे धक्का दिया है तो अब रोड टायर के साथ क्या करेगा? रोड टायर को आगे धक्का देगा. किस खुशी में? न्यूटन के थर्ड लॉ की खुशी में. थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट opposite reaction force. Yeah, if an object A exerts a force on object B, then the object B will exert an equal but opposite force on object. अच्छा, if the tire exerts a force on the road, then the road will exert an equal but opposite force on the tire. तो टायर को इंजन ने जब घुमाया ना, तो उसने उसको जब घुमाया तो टायर जब घूम रहा था तो उस लम्हे में वो जमीन को क्या कर रहा था? जमीन को धक्का दे रहा था. किधर? पीछे की तरफ. जब उसने जमीन को धक्का दिया पीछे की तरफ तो जमीन ने उसको धक्का दिया आगे की तरफ. तो यू नो व्हाट हैपेंस? जी किसको समझ नहीं आ रहा भाई? एनीवन रेज योर हैंड्स. समझ आ रहा भैया मैं क्या कह रहा हूं? बल्कि जो टायर की कहानी है ये तो हमारे साथ भी है. हमें भी तो अल्लाह ने टायर दिए हैं. हमें भी अल्लाह ने 2 टायर दिए हैं. हमारे टायरों का नाम क्या है? पाँव. हम पाँव से ये जब हम चलते हैं तो क्या होता है बेसिकली? है ये चलने के लिए एक तो होता है खड़े होने के लिए. क्या सीन है? सर जी खड़े हैं जी, पाँव पे खड़े हैं. नीचे की तरफ क्या है? वेट है. ऊपर की तरफ क्या है? रिएक्शन. ओके. अब जब चलने की कोशिश करते हैं तो आपने गौर किया व्हाट हैपेंस? हाँ जी, क्या करते हैं? हमारा पाँव जो है वो जमीन को पीछे की तरफ प्रेस कर रहा होता है. अभी कभी हमने इतना गौर किया नहीं, हम तो बस चलते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम चल रहे होते हैं तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस? अगर आप उसको थोड़ा गौर करें, थोड़ा जूम करें उस सिचुएशन को कि आपके पाँव और जमीन के साथ क्या सीन चल रहा है. आप जब चलने की कोशिश करते हैं तो जरा चेक कीजिए प्लीज. है जी, ये पाँव क्या करने लगा है? इस पाँव पे मेरा सपोर्ट है और वो वाला पाँव मेरा जमीन को पीछे धक्का दे. जब वो पीछे धक्का दे रहे तो मैं, तो फिर ये पाँव क्या करता है? खैर जो भी है, समझ आ रहा है आपको? किसी को मसला है भाई? ठीक है. पाँव जो भी कर रहा है जिन्हें कर रहा है टायर पे समझते हैं. टायर ज्यादा अच्छा है. टायर क्या कर रहा है? टायर जमीन को पहले क्या करता है? पीछे की तरफ प्रेस करता है. तो आई बिलीव कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. या इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then the object B will exert a force on object A equal in magnitude and opposite in. तो बिल्कुल वही बात यहां पे भी होगी. If the tire exerts a force on the road पीछे की तरफ, then the road will exert a force on the tire आगे की तरफ. इसको मसला इस बात से भाई, ठीक. तो ये वन आई बिलीव कि बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो यू नो व्हाट इज दिस? इसको क्या बोलूं? फोर्स exerted by what? By the road on the tire. तो जिस डायग्राम पे मैं जिस जगह पे इसका रेफरेंस दे रहा हूं वहां मेरे ख्याल से उन्होंने इसको क्या कहा होगा? वहां उन्होंने इसको क्या कहा होगा? एक्शन कहा होगा. और वहां उन्होंने इसको क्या कहा होगा? रिएक्शन कहा होगा. ऐसे ही है. और एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में क्या किए होंगे? इक्वल किए होंगे. और वहां एक उन्होंने नया फटा भी किया होगा. चलिए जो उधर एक और फटा भी उसने कहा जो पीछे की तरफ है वो कौन है? वो फ्रिक्शन है. और जो आगे की तरफ है वो कौन है? वो ड्राइविंग फोर्स है. किसी को मसला है इस बात से? फटा क्या चल रहा है? कहता है भाई जो आपने पीछे की तरफ धक्का दिया है, जो एक्शन है, एक्शन एक्चुअली कौन है?
उसने एक्शन का नाम रख दिया फ्रिक्शन। क्या नाम रख दिया? और जो उसका रिएक्शन मिल रहा है उसका नाम क्या रख दिया? ड्राइविंग फोर्स। अब ये छोटा सा फड्डा है यार इसके अंदर एक, कि फ्रिक्शन का मीनिंग असल में क्या है। जी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तो मैंने आगे जाके कहना है फ्रिक्शन की वजह से टायर शायर खराब होते हैं, जूते घिस जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से अल्टीमेटली मूवमेंट को रुकावट का सामना करना पड़ता है, वो अल्टीमेटली रुकावट का सामना करना पड़ता होगा। मैं तो फ्रिक्शन के बारे में पहली बात आपको ये समझाना चाहता हूं, फ्रिक्शन के बगैर आप चल ही नहीं सकते हैं। रुकेंगे तो बात की बात है, हाँ रुकने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, वैसे ही भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन चलने के लिए भी क्या चाहिए? सबसे पहली फ्रिक्शन की जो बात आ रही है वो क्या आ रही है? देखिए, टायर को घुमाना है, टायर को हम घुमा रहे हैं, टायर को चलाना है। क्या करना है जी? टायर को चलाने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? अगर मैं कोई टायर को हवा में चलाना है तो हवा में चलेगा तो गाड़ी आगे चली जाएगी। वहां तो गाड़ी को आगे भेजने के लिए या जहाज को आगे भेजने के लिए टायरों की जरूरत नहीं होती, उसका कुछ और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या शिप को आगे भेजने के लिए टायरों का कॉन्सेप्ट, ये रोड के ऊपर सिर्फ गाड़ियों के साथ क्या लगे होते हैं? टायर। उनका कॉन्सेप्ट क्या है? टायर जब घूमेगा तो एक्चुअल में वो जहां पे उसका जमीन के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, वहां एक नीचे ऊपर तो हो गई होगा, नीचे वेट ऊपर एक्शन वो तो हो गई होगा, उसको छोड़ दीजिए। वो जमीन को पीछे की तरफ प्रेस करेगा, उस चक्कर में जमीन उसको आगे की तरफ प्रेस करेगी। जब वो जमीन को पीछे की तरफ प्रेस करेगा और जमीन उसको आगे की तरफ प्रेस करेगी, तो एक को मैंने एक्शन क्या देना है, दूसरे को मैंने पहले जो एक्ट होगा वो क्या होगा? नहीं, जो पहले एक्ट होगा वो एक्शन होगा, जो उसके नतीजे में होगा वो। तो पहला काम क्या हो रहा है? पहला काम तो टायर है ना, टायर है जमीन को पीछे धक्का दे रहा है, जमीन ने तो बाद में उसको कहा अच्छा भाई तू आगे चली जा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो पहला काम था वो एक्शन था, जो बाद का काम था वो। अब एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमने पहली वाली फोर्स जो कि एक्शन थी उसका नाम क्या रख दिया। तो इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है? प्रॉब्लम की बात क्या है? प्रॉब्लम की बात है सर हमें तो लगता है फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट्स रुक जाते हैं। हमें तो, मुझे पता है कि बचपन से इंसान फ्रिक्शन के बारे में क्या सोचता है कि सर उसकी वजह से तो पता नहीं एनर्जी ज़ाया हो जाती है, उसकी वजह से तो मशीनें ख़राब हो जाती हैं, उसकी वजह से तो गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाती है। यही पढ़ा हुआ है ना बेटा, वो बात का इफेक्ट है। फ्रिक्शन का सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि फ्रिक्शन के बगैर आप चल ही नहीं सकते। फ्रिक्शन के बगैर चलना ही नामुमकिन है, चलना भी नामुमकिन है और हां रुकना भी नामुमकिन है। अब एक मिसाल देता हूं, अजीब सी मिसाल है कि अगर कहीं फर्श पे केले का छिलका पड़ा हो, अब केले के छिलके में क्या मुसीबत है? बड़ा नरम और मुलायम है, उसके अंदर एक अजीब सा कोई स्टिकी सा कोई लिक्विड टाइप, लिक्विड तो नहीं है, चलो कोई सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड कोई स्टिकी चीज है कि जब आप उसके ऊपर पांव रख के उसको पीछे धक्का देते हैं ना, वो क्या करती है? वो आगे धक्का ही नहीं देती। तो क्या होता है? पांव पीछे जाता है ना, तो फिर पीछे का पीछे ही जाता है, मुंह बंद का आगे आ जाता है जी। आई होप आप समझ आ रही है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कि अगर आप रोड के ऊपर खड़े हैं, हाँ रोड पे आप जमीन को पीछे प्रेस करें तो जमीन आपको आगे प्रेस कर देती है, एक्शन रिएक्शन का निजाम हो रहा है। लेकिन केले के छिलके पे खड़े होकर पीछे प्रेस करें जरा, हाँ समझ आ रहा है? फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है? क्या आप चलने के काबिल? आपने केले के छिलके पे पांव रख के क्या किया? पीछे प्रेस किया, उसने आपको आगे, उसने आपको फ्रिक्शन कुछ वाक सीन ही नहीं हुआ। तो पांव जब आपका पीछे गया तो पीछे का पीछे ही जा रहा था वो क्या था? न्यूटन का पहला लॉ, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन किधर? इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तब इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। तो आप केले के छिलके पे खुद को यूनिफॉर्म मोशन में लाते हैं तो भाई वो पीछे से यूनिफॉर्म मोशन ही चलती है, पांव पीछे मुंह आगे, ठीक है। लेकिन अनलेस और अनटिल क्या नहीं होता, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो पहला लॉ भी इन्वॉल्व होता है, दूसरा भी इन्वॉल्व होता है, समटाइम्स तीसरा भी इन्वॉल्व होता है। हमें लगता है अलग अलग है, जैसे जैसे हम सिचुएशंस को मुश्किल करते जाएंगे एक ही वक्त में सारे लॉ अप्लाई हो रहे होंगे। बहरहाल मैं इतनी ज़्यादा, मैं सिर्फ आपको एक वर्ड एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब टाइल पे और रोड में भी एक फ़र्क है ना, कि रोड में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, रफनेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्लिपरी का गेम नहीं है। टाइल के ऊपर हाँ थोड़ा स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो बहुत स्मूथ होता है, इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन की बड़ी ज़रूरत है क्या करने के लिए?
चलने के लिए अब चलते चलते अब भाग रहे हैं हम, अब अगली सिचुएशन आ गई है। क्या हो रही है? अगली सिचुएशन आ गई जी, अब रुकना है। क्या करना है? अगर मैं कहूं जी कि फ्रिक्शन जहां पे रुकना है वो इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है कि आप जैसे नहीं वो स्केटिंग वाला, वो क्या कहते हैं आइस स्केटिंग वाला एक मैदान है, और वहां पे आपके शूज भी ऐसे हैं कि उसकी ब्रेकेज रखें कोई नहीं है, तो आप वहां जब रुड़ेंगे तो क्या करेंगे? वहां फिर आप तो रुड़ते ही जाएंगे। आप अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला ब्रेक मार दें, ठीक है? अल्लाह के आगे कुछ आएगा ना, वो तुम्हें मारेगी तो ब्रेक भी तुम्हारी लग जाएगी। बहरहाल क्या बात हो रही है? तो फ्रिक्शन चलने के लिए भी जरूरी है और फ्रिक्शन रुकने के लिए भी जरूरी है। खैर, रुकने के लिए कितनी जरूरी है, चलने के लिए कितनी जरूरी है, बात की बात है। मुझे पहले बताइए, ये वाली ड्राइंग समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कि जब आपने पीछे धक्का दिया उसको मैंने एक्शन बोल दिया, जो आगे धक्का मिला उसको मैंने रिएक्शन बोल दिया। ये जो पीछे की तरफ था एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में ये फ्रिक्शन है, और जो आगे की तरफ है एक्चुअल में क्या है? अच्छा, अब आप बात की गहराई में न जाएं, आप जनरल बात करें। जैसे ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है? जिसकी वजह से हम ड्राइव करते हैं। अब वो क्या जी, गाड़ी में किसकी वजह से ड्राइव करते हैं? सर जी, इंजन की वजह से ड्राइव करते हैं। वो इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा कि आगे गया है कि पीछे गया है, कि आगे धक्का दिया है पीछे धक्का दिया है। आप वर्कशीट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वहां वो इतना ज्यादा उसने खप क्रिएट नहीं की हुई। बहरहाल मेरा तो मकसद है ना कि मैं आपको ओ लेवल्स की बात भी पूरी कराऊं और कहीं ना कहीं एएस के बॉर्डर तक भी पहुंचाऊं। एक बात आपको बताता चलूं मैंने चूंकि ओ लेवल भी पढ़ाना होता है और मैं एएस का भी टीचर हूं, तो मुझे मालूम है कि ओ लेवल को मैंने किस लिमिट तक लेके जाना है और फिर मुझे एएस कहां से स्टार्ट करना है। अदरवाइज एक मुसीबत होती है, बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिर्फ ओ लेवल पढ़ाते हैं, ए लेवल नहीं पढ़ाते, और बहुत सारे टीचर सिर्फ ए लेवल पढ़ाते हैं। मेरा सिलेबस कहता है टाइप्स के सिर्फ नाम बताने हैं। क्या कहता है जी? टाइप्स के सिर्फ नाम बताने थे। मैं घसीटी जा रहा हूं कि जी सिर्फ नाम नहीं बताने, थोड़ी साइंस भी बतानी है, ठीक है? नाम एक वेट, हाँ वेट को पूरा घसीटा था हमने किसी जमाने में, पूरा फॉर्मूला उसका mg। उसके बाद नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम रखा रिएक्शन की बनाई सिचुएशंस, ठीक है? एक ये भी रिएक्शन की सिचुएशन है, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की एक और सिचुएशन है। यहां पर भी एक्शन रिएक्शन आ गया, लेकिन इसका नाम अब रिएक्शन नहीं है, इसका नाम अब रिएक्शन। क्यों? ये वो अब इसका नाम क्या रख दिया मैंने? अजीब मसला है ना, क्या करें? अजीब एक मसला है कि इसकी सूरत में हो क्या रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है? टायर आगे, मतलब गाड़ी आगे जा रही है, तो इसको हमने क्या रख देना फिर इसका नाम? अगर इसका इफेक्ट है कि गाड़ी आगे जा रही है तो कॉल इट क्या? कॉल इट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है? और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? ये अल्टीमेटली वैसे चलने में भी काम आ रहा है और ये रोकने में भी काम आएगा। यही फोर्स क्या होगी? रोकने के लिए भी इसी फोर्स ने क्या करना है? इसी फोर्स ने रुकाने का भी काम करना है। तो जब इसने रोकने का काम भी करना है तो उन्हें कहा इसका एक और नाम रख दो। इसका क्या नाम रख दो? इसका नाम फ्रिक्शन रख दो। बल्कि इससे पहले कि मैं इसको रोकने का नाम दूं, जरा आगे जाएं। फ्रिक्शन के साथ एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या? कि जनाब साहब फ्रिक्शन जो है ना, दो बातें हैं। एक और काम सुने जरा। कहता जी गाड़ी के टायर यूं टर्न करते तो गाड़ी जाती किधर है? वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? प्लीज टेल मी, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? आगे की तरफ है। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्स है उसका नाम क्या है? ड्राइविंग। और जो उसके ऑपोजिट है उसका नाम क्या है? असल साइंस ये वाली है। असल साइंस क्या है? कि जब बंदा कहीं चल रहा हो तो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होगा वहां जो फोर्स होगी उसको क्या कहेंगे? ड्राइविंग फोर्स। और उसके जो ऑपोजिट होगा उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, इस बुनियाद पर आप ड्राइविंग फोर्स की डेफिनेशन और फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन को रखेंगे कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। क्या बोलते हैं इसको हम? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या इसमें किसी को परेशानी है जी? अब यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा? यहां से आगे एफ नेट के कुछ हिसाब किताब लगेंगे कि एफ नेट 0 हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, एफ नेट पॉजिटिव हुआ तो एक्सेलरेशन होगा, एफ नेट नेगेटिव हुआ तो डिसेलरेशन होगा। आगे बहुत सारी लंबी चौड़ी सिचुएशंस हैं। अभी मेरा सिर्फ काम क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस बताना, फोर्सेस के नाम समझाना, नाम का लेना देना समझाना, फिर न्यूमेरिकली कब कब क्या क्या कैसे कैसे होगा। फिल वक्त तो जो मैंने ड्राइंग बनाई है दोनों इक्वल है।
फिल वक्त जो मैंने ड्राइंग बनाई दोनों इक्वल है, और इस इक्वल सिचुएशन में क्या चल रहा है कि जितनी भी फोर्सेस हैं अगर वो इक्वल हैं तो बैलेंस्ड फोर्सेस में होता क्या है, अगर बंदा रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहता, यूनिफॉर्म मोशन पे हो तो यूनिफॉर्म, आई बिलीव ये यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप एक्सेलरेशन चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़े, ऐसे में ना देखिए एक मुसीबत है, इस वक्त मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पूछे क्यों? मैंने इस टायर पर सारी फोर्सेज ही नहीं शो की। मैं तो जब वो एक्सेलरेट करेगा कि नहीं करेगा, डिसेलरेट करेगा कि नहीं करेगा, वो हवा की फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी, वेट नीचे इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट ऊपर इन्वॉल्व हो, बहुत सारी फोर्सेज होंगी। जब सब की सब ड्रॉ कर लूंगा ना, फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा सर ये चल रहा है कि रुका हुआ है कि एक्सेलरेट कर रहा है कि डिसेलरेट कर रहा है। तब इसका जवाब कब मिलेगा? जब एक वक्त में ऑब्जेक्ट पर सारी फोर्सेज नजर आ जाए। क्या मैं सारी फोर्सेज ड्रॉ कर रहा हूं? क्या मैंने एयर फ्रिक्शन ड्रॉ की है इसके ऊपर? नहीं। क्या मैं इस वक्त वेट या नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर रहा हूं? नहीं। तो जब तक मैं सारी फोर्सेज नहीं ड्रॉ करूंगा मैं आपको नहीं समझ इस सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, एक मेरा टॉपिक का एजेंडा क्या चल रहा है, नाम समझाना, फोर्सेस की टाइप्स समझाना। और क्यों? इसीलिए तो चल रहा है कि जब सारी फोर्सेस की टाइप्स सीख जाएंगे फिर एक वक्त में क्या करेंगे, फिर एक वक्त में सारी फोर्सेस लगाएंगे। है आपके पास जो क्वेश्चन पेपर मैंने दिया ना वर्कशीट वाला, उसमें कुछ सवाल हैं जिसमें वेट भी है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो ड्राइविंग फोर्स भी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी है, कभी कांस्टेंट है कभी कांस्टेंट नहीं है, बहुत सारी सिचुएशंस है वहां, तो वहां देख लेंगे हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी जस्ट टाइप्स को सीखते हैं। सो आई बिलीव ड्राइविंग फोर्स के बाद क्या नोट्स में लिखा है जी? किसी को मसला है कि अगर मैं कहूं इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑफ अ व्हीकल टू ड्राइव द व्हीकल? नहीं। फिर कहता है इट्स द फोर्स विच इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें किसी को मसला है? फिर क्या लिखा हुआ है? मोशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग फोर्स। एक ही बात लिखी हुई। तो ड्राइविंग फोर्स का वो क्या मतलब चाहता है आपसे कि आप क्या सीखें? कौन सी फोर्स? जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये क्या होता है? ये होती है ड्राइविंग फोर्स। कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। फिर फ्रिक्शनल फोर्स के लिए उसने क्या लिखा है? फ्रिक्शनल फोर्स के जरा जुमले सुनिएगा। इट इज द फोर्स दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द स्लाइडिंग, रबिंग और ड्रैगिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। गौर से मेरी बात सुनिए। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए उसने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? पहला ही जुमला उसने क्या बोल दिया? इज द फोर्स दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू स्लाइडिंग या रबिंग या ड्रैगिंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू दी अदर। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स का जो, वैसे आपको नहीं लगता यहां भी कॉन्टैक्ट की बात हो रही है? यहां भी क्या बात हुई थी? वैसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट में भी क्या हुआ था? एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट किया था। क्या किया था बच्चों? एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, अच्छा, जब कॉन्टैक्ट हुआ था तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स थी, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जुमला बोलने लगा हूं, सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स थी उसका नाम क्या था? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या नाम था? लेकिन सरफेस के अलोंग जो फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे। बाद में ये समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक जुमला तो लिखा हुआ है ना क्या कि जनाब साहब क्या बोलते हैं, इट्स द फोर्स दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू क्या? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग या रबिंग या ड्रैगिंग, बेसिकली ये फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात हो रही है। क्या हो रही है? तो मुझे क्या कहना चाहिए? इज द फोर्स दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ क्या? वन ऑब्जेक्ट विद द, और वो फिजिकल कॉन्टैक्ट किस किस्म का होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे हों, रब कर रहे हों, ड्रैग कर रहे हों, या किसी तरह से भी कॉन्टैक्ट तो कर रहे हों। तो आई थिंक मैं यहां पे क्या लिखवाना चाहूंगा, फ्रिक्शन के साथ आपने क्या लिखा हुआ है? नोट्स जो आपको ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं। वैसे तो इसको मैंने फ्रिक्शन बोल दिया है लेकिन यहां से टॉपिक खत्म, मैं इसके अंदर मजीद नहीं जाना चाहता। फ्रिक्शन की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या लिखी उसने? क्या लिखी है? असल में ना ये डायग्राम मुझे दरमियान में बनानी चाहिए। इस डायग्राम को पढ़ाने का मकसद क्या था कि कुछ ड्राइविंग समझ आ जाए, कुछ ड्राइविंग और फ्रिक्शन की इनिशियल टर्म्स मैंने यहां से निकाल ली। और अल्टीमेटली अब क्या हो रहा है? अल्टीमेटली अब ये हो रहा है कि ड्राइविंग को डिफाइन करते हैं जो आगे की तरफ है, फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं जो पीछे की तरफ है। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? लेकिन हाँ, फ्रिक्शन के कुछ और नोट्स लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? फोर्स, बच्चों बातें बंद करेंगे। फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ क्या? ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स
अब टू ऑब्जेक्ट्स का किस किस्म का कांटेक्ट होना चाहिए? स्लाइडिंग कांटेक्ट होना चाहिए, ड्रैगिंग कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में ना ड्रैग फोर्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसके लिए कॉल जाएगा ड्रैग फोर्स, ठीक है। खैर बहरहाल स्लाइडिंग की वजह से, रबिंग की वजह से या ड्रैगिंग की वजह से जो फोर्स डेवलप होती है उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और हाँ, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है? नो, ये सरफेस के पैरेलल होती है। इट इज ऑलवेज क्या? इट्स ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस और इट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द क्या? डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे है तो फ्रिक्शन, पीछे तो एक और भी है, इट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि ड्राइविंग फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है जी? एनीवन कुछ सवाल पूछना चाह रहा था भी आपने? फ्रिक्शन पे तो फर्क पड़ता है, फ्रिक्शन पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स तो क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, न्यूमेरिकली सीखेंगे हम इस बात को। अभी आप सिर्फ क्या सीखें? वर्ड्स का मीनिंग सीखें प्लीज, जस्ट वर्ड्स का मीनिंग सीख लें जी। एक है बाय द टायर ऑन द रोड, एक है बाय द रोड ऑन द टायर। वो तो जनरल लिखा है ना। अब एक होता है ऑर्डिनरी लेवल, एक होता है एडवांस। यही तो कब से कहानी क्या सुना रहा हूं। एक है ओ लेवल, एक है ए लेवल। ओ लेवल में क्या होता है? बस सर जी ड्राइविंग फोर्स किसने निकाली है? इंजन ने लगाई है। ये ऑर्डिनरी लेवल है। असल लेवल क्या है? एडवांस लेवल क्या है? कि भाईजान वो जो इंजन था ना, इंजन में क्या हुआ था? बहुत कहानी हुई थी। पिस्टन्स, मैंने आपको बोला भी कि उसमें पता नहीं कोई रिएक्शन हुआ, कोई कंबशन हुई, कोई आग लगी, कोई हीट निकली, कोई गैस थी, कुछ एक्सपैंड हुआ। अभी सब पढ़ाऊं? इस वक्त तो नहीं पढ़ा। ये पढ़ा दिया तो फिर तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे। मैं तो मैकेनिकल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ओ लेवल की मैकेनिकल फिजिक्स। लेकिन इंजन के अंदर से लेकर बाहर तक अगर पहुंच गए, उसकी सारी साइंस सीख ली, पता क्या डिग्री अवार्ड होती है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री अवार्ड होती है। 4 साल लगते हैं उसमें, ठीक है। कि वो इंजन के अंदर क्या हो रहा था, तो पिस्टन को क्या हो रहा था, तो पिस्टन के बाद शाफ्ट को क्या हो रहा था, तो शाफ्ट के बाद एक्सल्स को क्या हो रहा था, तो फिर टायरों को क्या हो रहा था। मैं तो सीधा सीधा निकला हूं, टायर पे चला गया हूं कि टायर घूम रहा था। और टायर की घूमने की बात भी 100% समझ आ जाए तो ए लेवल हो जाता है। लेकिन बस इसको उतना समझे जितना मैं बोलना चाहता हूं। कितना बोलना चाह रहा था? कि टायर घूमा, टायर के घूमने से बस आप इतनी फीलिंग ले लें कि उसने जमीन को पीछे प्रेस किए कि नहीं किए? किए। उसने जब टायर ने जमीन को पीछे प्रेस किया तो मैंने कहा फोर्स एक्सर्टेड बाय द टायर ऑन द रोड। कोई प्रॉब्लम है? थर्ड लॉ के मुताबिक एक आगे भी फोर्स आ गई। कौन सी? फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड ऑन द टायर। इनमें से एक को क्या कह दिया? एक्शन। दूसरे को क्या कह दिया? रिएक्शन। फिर अल्टीमेटली अगर गाड़ी आगे चल रही है तो जो भी आगे वाली फोर्स है उसका नाम क्या होना चाहिए? ड्राइविंग। और अगर गाड़ी आगे चल रही तो जो भी पीछे वाली फोर्स है उसका नाम क्या होना चाहिए? ये मैं समझा रहा हूं कि गाड़ी जिस तरफ जा रही होगी उसकी डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगी उसको क्या बोलेंगे? दैट्स इट। ये हमारा वो लेवल है। अब उसमें से किसने किसको फोर्स लगाई, किसने किसको लगाई, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। किसकी डिटेल में जाने की जरूरत है? गाड़ी चल रही होगी, आप एक काम कीजिए, वर्कशीट देखिए अपनी। आप उस वर्कशीट में एक सवाल है, स्विमर स्विमिंग कर रहा है जी, तो उसमें एक फोर्स आगे एक पीछे है। आगे वाले का क्या नाम रखूं? ड्राइविंग फोर्स। पीछे वाले का क्या नाम रखूं? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक बंदा सूट के केस के साथ चल रहा है आगे, तो आगे वाले को क्या बोलूं? ड्राइविंग फोर्स। जो पीछे की तरफ होगा उसको क्या बोलूं? फ्रिक्शनल फोर्स। जहाज है, जहाज भी उड़ रहा होगा, जहाज के आगे वाले को क्या बोलूं? ड्राइविंग फोर्स। वैसे उसने कुछ बोला थ्रस्ट। क्या बोला उसने? इंजन का थ्रस्ट, तो कोई बात नहीं, इंजन की ड्राइविंग फोर्स, कोई बात नहीं। पीछे वाले को क्या बोलूंगा? फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ रही कि नहीं आ रही? हमें इस वक्त से इतना सीखना है कि अगर जितने भी सवाल, आप हर सवाल में एक ही चीज देखेंगे, गाड़ी जिधर जा रही है उसके आगे वाले को क्या बोला उसने? ड्राइविंग फोर्स। उसके पीछे वाले को क्या बोला उसने? बस आपने ये 2 चीजें सीखनी है। अब वो किस किस पॉइंट पर क्या क्या हुआ, जितना मैंने समझाना था मैं समझा दिया है। यहां से आगे मैं मजीद नहीं जाना चाहता। बहरहाल फिर इसके बाद अगर अपने नोट्स को देखें तो वहां कहीं लिखा जी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन।
कि फ्रिक्शन की कितनी किस्में होती हैं, वहां की 2 किस्में लिखी हुई हैं। कौन कौन सी किस्में भाई? एक जमीन वाली फ्रिक्शन, क्या नाम रखा उसका? सरफेस फ्रिक्शन। नहीं, जमीन वाली लाइक रोड वाली, रोड के सरफेस वाली फ्रिक्शन, उसका नाम क्या है? सरफेस की फ्रिक्शन। और एक है हवा वाली फ्रिक्शन, उसका नाम क्या रखा है जी? एयर फ्रिक्शन। या एक और नाम भी है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड मतलब किसी भी लिक्विड या गैस, दोनों के लिए फ्लूइड इस्तेमाल होता है। तो वहां उसने कहानी लिखी है जी, ये जो सरफेस वाली फ्रिक्शन है, इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द स्लाइडिंग और rubbing of 2 solid surfaces that are dragged against each other. Any issues? Fluid friction का क्या लिखा है? It is developed when an object moves through what? When an object moves through a fluid. When an object moves through a fluid लिखा हुआ है, इसको moves through a fluid करें. That is a liquid or a gas. When you move through a liquid or a gas, then एक force backward होती है, उस backward force को हम क्या कहते हैं? Fluid friction कहते हैं। और if that fluid is air, तब उसको एयर फ्रिक्शन कहेंगे, या एयर ड्रैग कहेंगे, या एयर रेजिस्टेंस कहेंगे, या एक और लफ्ज भी है विस्कस ड्रैग। अब ये ऑर्डिनरी वर्ड तो नहीं है ना, इसको गोली मारते हैं। विस्कस ड्रैग थोड़ा एडवांस लेवल का वर्ड है। एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, इनफ वर्ड्स हैं। बहरहाल और भी कुछ लिखा हुआ यार, जस्ट पढ़ने वाली बातें हैं। एक काम करें पुत्र, मैं चाहता हूं ये पढ़ने वाली बातें आप खुद ही कर लें जी। ये जो फ्रिक्शन के रिड्यूस कैसे करेंगे, टायर लगा के करेंगे, ऑयल लगा के करेंगे, ये सारी बातें जो हैं आप खुद देख लीजिए। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा, ये जो थ्योरी वाली बातें हैं मैंने आपको कॉपी पे दे दी हैं, जस्ट वहां से पढ़ लीजिए। मैंने आपको क्या पढ़ाना है? फ्री फॉल मोशन इन एयर। मैं एयर रेजिस्टेंस की वजह से